करवा चौथ बनाने वाली गरीब बहू। रात का समय था। एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक गरीब औरत अपने पति का इंतजार कर रही थी। बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी। बारिश का पानी झोपड़ी के अंदर टपक रहा था। हे भगवान, कितनी जोरों से बारिश हो रही है। फरहान जी अभी तक काम पर से वापस नहीं लौटे हैं। ऊपर से आज करवा चौथ है। इतनी जोर से बारिश में तो चांद भी नहीं निकला। अनुराधा ये सोच ही रही होती है, तभी उसकी सास उसकी टूटी फूटी झोपड़ी में आ जाती है। ये क्या बहू, तो इस टूटी झोपड़ी में कैसे रह रही है? चल बहू, मेरे साथ चल। नहीं माँ जी, मैं यहीं ठीक हूँ। फरहान जी आते ही होंगे। आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। मैंने अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा है। जैसे ही चांद निकल आएगा मैं अपना व्रत खोलूंगी। अरे बहू, जिसके लिए तूने ये करवा चौथ का व्रत रखा है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अरे मेरा बेटा मौत और जिंदगी से जूझ रहा है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चल मेरे साथ चल। शबनम की ये बात सुनकर अनुराधा के हाथ से पूजा की थाली नीचे गिर जाती है और वह अपनी सास शबनम के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है। आखिर शबनम एक हिंदू होकर एक मुस्लिम लड़के के लिए व्रत कैसे रखती है? चलिए कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। अनुराधा एक बहुत ही सिंपल और खूबसूरत लड़की थी। कॉलेज में सभी लड़के उसके पीछे पागल थे, लेकिन वह केवल अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। उसी बीच कॉलेज में एक फरहान नाम का लड़का आता है। फरहान लंबा और हैंडसम था। सभी लड़कियां उसके पीछे पागल थीं। जब फरहान ने पहली बार अनुराधा को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। अरे वाह, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये तो पूरा चांद का टुकड़ा है। इस लड़की को तो मैं ही पटाऊंगा। फरहान रोज अनुराधा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अनुराधा उसकी तरफ कभी पलट कर भी नहीं देखती। एक दिन फरहान उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम समझती क्या हो अपने आप को? अरे जब देखो मुझे अनदेखा करती हो। अरे तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं कोई लफंडर नहीं हूँ। तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था, इसलिए तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरा प्यार समझना ही नहीं चाहती। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। दरअसल मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। क्या कहना चाहती हो तुम? क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ और तुम एक मुसलमान हो, और ऊपर से तुम शहर के सबसे रईस खानदान के बेटे हो। मैं बहुत गरीब हूँ। तुम्हारे परिवार वाले मुझे मंजूर नहीं करेंगे। अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ चलो। फरहान अनुराधा का हाथ पकड़कर उसे एक मस्जिद में ले जाता है, जिसके बाद वह उसके साथ निकाह करता है। निकाह करने के बाद वह उससे कहता है, आज से तुम मेरी पत्नी हुई। अब हम दोनों को खुदा भी अलग नहीं कर सकता। फरहान अनुराधा को अपने साथ अपने घर ले जाता है। जैसे ही उसकी अम्मी शबनम उसे एक हिंदू लड़की के साथ देखती हैं, वह गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं। इंशाअल्लाह फरहान, तुमने ये क्या कर दिया? अरे तुमने एक हिंदू लड़की से शादी कैसे की? तुमने अपने ही कानूनों को तोड़ा है। हमारे मजहब में एक हिंदू लड़की से शादी करना कितना बड़ा गुनाह है, तुम्हें नहीं पता? अम्मी, मैं और अनुराधा एक दूसरे से प्यार करते हैं और मजहब हमें जात बिरादरी का बंटवारा कराना नहीं सिखाता। अगर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम एक साथ रह सकते हैं। नहीं, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुझे इस हिंदू लड़की को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस लड़की को अभी के अभी यहाँ से निकाल। नहीं अम्मी, इस घर से अनुराधा अकेली नहीं जाएगी, मैं उसके साथ जाऊंगा। ये सुनते ही शबनम अचंभित रह जाती है, जिसके बाद वह फरहान से कहती है, क्या इसीलिए मैंने तुझे इतना बड़ा किया था कि तू एक दिन हिंदू लड़की से शादी करके अपनी ही अम्मी को छोड़ने की बात करेगा? नहीं अम्मी, जिस दिन आप मेरी और अनुराधा की मोहब्बत को समझ जाओगी उस दिन मैं वापस घर लौट आऊंगा। थोड़ी देर सोचने के बाद शबनम फरहान से कहती है, रुको फरहान, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जाओ, इस लड़की को कमरे में ले जाओ। फरहान बहुत खुश होता है और अपनी अम्मी को गले से लगा लेता है। मैं जानता था आप मेरी बात मान जाओगे। फरहान अनुराधा को अपने कमरे में ले जाता है। उनकी शादी को कुछ दिन बीत जाते हैं और अब शबनम अपने रंग दिखाने लगती है। एक दिन अनुराधा रसोई में सबके लिए खाना बना रही होती है, तभी शबनम रसोई में आ जाती है। तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? माँ जी, मैं फरहान जी के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। अनुराधा इतना कहती ही है कि तभी शबनम उसका हाथ पकड़ लेती है और गर्म गर्म तवे पर धर देती है।
आइंदा अगर मुझसे बिना पूछे इस रसोई में कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ये हाथ जलने की बात अगर फरहान तक पहुंची तो मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। दिन प्रतिदिन शबनम अनुराधा के ऊपर बहुत अत्याचार करने लगती है। एक दिन अनुराधा अपने कमरे में फरहान से कहती है, फरहान जी, करवा चौथ आ रहा है, मुझे करवा चौथ के लिए थोड़ा सा सामान चाहिए होगा, क्या आप मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करवा दोगे? अरे इसमें पूछने की क्या बात है, चलो मेरे साथ, चलो मैं तुम्हें अभी शॉपिंग करवाता हूँ। शबनम ये सब बाहर खड़ी सुन रही होती है, जिसके बाद वह कमरे में आती है और फरहान से कहती है, खबरदार फरहान, जो तुमने इस करवा चौथ के लिए सामान दिलवाया इसे, अरे शादी के बाद ये हमारे नियमों का पालन करेगी ना, कि अपने हिंदू धर्म के नियमों का पालन करेगी? लेकिन माँ जी, ये व्रत तो पति की लंबी उम्र के लिए होता है। नहीं, मेरे होते हुए तुम इस घर में करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकती। अरे अम्मी क्यों जिद कर रही हो, अगर अनुराधा व्रत रखना चाहती है तो वो रखेगी। बस बहुत हुआ, अब मैं इस लड़की को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक काम करो, तुम दोनों अभी के अभी मेरा घर छोड़कर चले जाओ। जब इस लड़की के साथ तुम्हें आटे दाल का भाव पता चलेगा तो तुम वापस अपनी अम्मी के पास लौट आओगे। शबनम उन्हें जाने के लिए कह देती है, जिसके बाद फरहान शबनम को लेकर वहाँ से चला जाता है। वह दोनों एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगते हैं। फरहान के पास जितने पैसे होते हैं वह उतने पैसों में अनुराधा को करवा चौथ का सामान ला देता है। आपने सारे पैसे करवा चौथ के सामान में ही खर्च कर दिए, घर के राशन का अब क्या होगा? तुम चिंता मत करो, तुम अपना करवा चौथ का व्रत पूरा करो, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। फरहान काम ढूंढने के लिए बाहर निकल आता है, जिसके बाद अनुराधा शाम के 4 बजे करवा माता की पूजा करती है और अपने पति के आने का इंतजार करने लगती है। देखते ही देखते रात हो जाती है, लेकिन फरहान वापस लौट कर नहीं आता, जिसके बाद अचानक से बारिश होने लगती है और उनकी टूटी फूटी झोपड़ी से पानी टपकने लगता है। ये सब देखकर अनुराधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी झोपड़ी में उसकी सास शबनम आ जाती है और उसे फरहान के एक्सीडेंट के बारे में बताती है। जल्दी चल बहू, मेरा बेटा सिर्फ तुझे ही पुकार रहा है। शबनम अनुराधा को हॉस्पिटल ले आती है। जब अनुराधा अपने पति फरहान को देखती है तो वह रोने लगती है। हे करवा माता, अगर तेरे इस व्रत में थोड़ी सी भी शक्ति है तो मेरे पति को बचा ले। फरहान जी के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तभी आसमान में चांद निकल आता है, जिसकी खबर शबनम अनुराधा को देती है। अनुराधा तुरंत अपना व्रत खोलने के लिए बाहर आ जाती है और चांद को देखकर वह चांद की पूजा करती है। जैसे ही उसका व्रत पूरा हो जाता है, फरहान को उसी समय होश आ जाता है। तभी शबनम उससे कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तेरी भक्ति के बीच नहीं आना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माँ जी, आप माफी मत मांगो। एक माँ अपने बच्चों से कभी माफी नहीं मांगती, और आप तो मेरी माँ हो। शबनम अनुराधा को गले से लगा लेती है, जिसके बाद वह दोनों फरहान के पास आते हैं। उस दिन के बाद से शबनम अनुराधा को उसके किसी भी त्योहार को बनाने से उसे मना नहीं करती और अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अमीर और गरीब बहू का करवा चौथ। वकील साहब, मेरे जाने का समय आ गया है। मुझे जाने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने दोनों बेटों के नाम करवानी है। ये लीजिए, इन पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। कल्याणी तुरंत पेपर पर साइन कर देती है, जिसके बाद वो अपने दोनों बेटों और बहू को बुलाती है। अरे राजवीर, चिराग, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी से यहाँ पर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अपनी माँ की आवाज सुनते ही चिराग और राजवीर अपनी पत्नियों के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। बेटा, जिंदगी में एक ना एक दिन सबको आना है और सबको जाना है। इसी तरह मेरा भी समय आ गया है वापस जाने का। मैंने अपनी जाने से पहले सारी प्रॉपर्टी तुम दोनों भाइयों के नाम कर दी है। तुम दोनों भाई एक साथ खुशी खुशी रहना। वे दोनों कुछ कहते ही इतने में उनकी बूढ़ी माँ अपनी सांसें छोड़ देती है और भगवान को प्यारी हो जाती है, जिसके बाद दोनों भाई मिलकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। माँ के बिना सब अधूरा लग रहा है। उनके जाने का मुझे भी अफसोस है, लेकिन आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चिराग की पत्नी समीक्षा चिराग से कहती है, देखिए माँ जी तो चली गई, अब हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकते हैं। अरे
ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो, जो होना था उसे भूल जाओ। अब हमारे पास इतना सारा पैसा है, इतनी सारी प्रॉपर्टी है, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए और अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहिए। चिराग समीक्षा की बातों में आ जाता है और अपना सारा पैसा ऐसे ही अपने शौकों में उड़ाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ राजवीर अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने नए बिजनेस की शुरुआत कर देता है। एक दिन समीक्षा शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही होती है, तभी वहाँ उसे मेघा मिल जाती है। अच्छा, तो तुम भी करवा चौथ की शॉपिंग करने आई हो यहाँ? नहीं, बस घर की जरूरत का सामान ले रही हूँ। वैसे तुम कैसी हो? सब ठीक तो है ना? अब इतना सारा पैसा होगा तो खुश तो होंगी ही, लेकिन तुम अपने कंजूस पति के साथ खुश तो हो ना, जो तुम्हें एक नई साड़ी तक नहीं दिलवा सकता? ऐसा कहकर समीक्षा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद समीक्षा और चिराग अपना धीरे धीरे करके सारा पैसा खत्म कर देते हैं, जिसके चलते चिराग को अपनी गाड़ी और अपना घर बेचकर एक किराए के घर पर रहना पड़ता है। एक दिन समीक्षा चिराग से कहती है, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने अपना सब कुछ खो दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम पैसों को इस तरह बर्बाद न करती तो हम सड़क पर नहीं आते। ऐसा कहकर चिराग वहां से उठकर गुस्से से चला जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद मेघा कार से जा रही होती है, तभी उसकी नजर समीक्षा पर पड़ती है, जो पानी भरने के लिए गली की औरतों से लड़ाई कर रही होती है। अरे पहले मेरा नंबर है, पहले पानी मैं भरूंगी। ओहो, देखो तो सही से आ गई यहाँ अपना मुंह लेकर। अरे यहाँ क्या तेरे बाप का नल लगा है जो तू पहले पानी भरेगी? देख, मुझसे उल्टा मत बोल, नहीं तो तू नहीं जानती कि मैं तेरा क्या हाल करूंगी। साली कुतिया, तू मुझे धमकी देती है? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। देखते ही देखते उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। तभी मेघा वहां आकर लड़ाई रोकती है। तुम ठीक तो हो ना? तुम इन औरतों के मुंह क्यों लग रही हो, और तुमने ये अपनी हालत क्या बना रखी है? समीक्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो बिना कुछ कहे अपने घर को लौट आती है। उसका ये बर्ताव मेघा को कुछ समझ नहीं आता। रात को जब चिराग वापस घर को लौटता है तो उसके आने पर समीक्षा उससे कहती है, देखिए जी, कुछ ही दिनों में करवा चौथ का व्रत आने वाला है। आज पड़ोस की सभी औरतें करवा चौथ की तैयारी कर रही हैं। जो मैंने अपने लिए पहले शॉपिंग की थी वो सब मैंने घर की जरूरतों के चलते बेच दी। अब मेरे पास एक ढंग की साड़ी तक नहीं है। आप मुझे भी एक प्यारी सी साड़ी और हाथों के लिए चूड़ियां और मेरे व्रत का सामान दिलवा दीजिए। अरे पागल हो गई हो क्या? भला मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो मैं तुम्हारे ये फालतू के शौक पूरे करूं? क्या कहा? फालतू के शौक? अरे आप करवा चौथ के व्रत को फालतू का शौक कैसे बता सकते हो? चिराग बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अरे हाँ हाँ, जाओ यहाँ से। मुझे तो पता ही था कि तुम मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। अरे ये सब मेघा उसके घर के बाहर खड़ी होकर सुन लेती है, जिसके बाद मेघा समीक्षा के पास आती है और उससे कहती है, देखो समीक्षा, तुम बहुत मुश्किल में हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई थी। ये लो, अपने पास इन पैसों को रख लो और अपने करवा चौथ का सामान ले आना। अब इन पैसों को लेने से मना मत करना। मेघा उसके हाथों में पैसे रख देती है, जिसके बाद समीक्षा रोते हुए कहती है, ये सब मेरी ही गलती है। काश अगर मैंने उस समय थोड़ा सा पैसा जोड़ लिया होता तो आज मेरा ये हाल ना होता। मेघा वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद समीक्षा अपने मन ही मन सोचती है, मैंने अपनी एक गलती की वजह से सब कुछ खराब कर दिया, लेकिन अब मैं सबको सुधारना चाहती हूँ। चिराग जी तो शर्म के मारे कभी भी राजवीर भाई से बात नहीं करेंगे। मुझे ही मेघा दीदी के पास जाकर उनसे बात करनी होगी। ऐसा सोचकर समीक्षा रात के समय ही घर से निकल जाती है। वो सुनसान सड़क पर चलती रहती है। तभी वहाँ से राजवीर की कार गुजर रही होती है। राजवीर समीक्षा की हालत देखकर अपनी कार उसके पास रोकता है और उससे कहता है, अरे समीक्षा, ये क्या? तुम इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर चलकर कहाँ जा रही हो? चलो कार में बैठो। राजवीर समीक्षा को अपनी कार में बिठाकर उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है, जिसके बाद वो समीक्षा को बिठाकर उससे पूछता है, ये सब क्या हो गया है समीक्षा? तुम्हारी ये हालत? और चिराग कहाँ है? तुम दोनों ठीक तो हो ना? समीक्षा बहुत बुरी तरह रोने लगती है, जिसके बाद वो राजवीर को अपने साथ हुई सभी परेशानियों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर राजवीर बहुत मायूस हो जाता है और समीक्षा से कहता है, तुम दोनों इतनी परेशानियों से जूझते रहे और तुमने एक बार भी मुझे कुछ नहीं बताया? क्या तुम मुझे अपना नहीं समझते हो? अरे तुम दोनों मेरे बच्चों की तरह हो। तभी वहां पर मेघा आ जाती है और समीक्षा से कहती है, देखो, वक्त वक्त की बात है। उस समय तुम्हारा वक्त था और तुमने अपने पैसों को अपने शौकों में इस्तेमाल किया, लेकिन उस वक्त हमने एक समय का खाना छोड़कर पैसा सेव किया और उसे सही जगह इस्तेमाल किया।
जिसकी वजह से आज हम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, इसलिए हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी मदद भी करेंगे। मैंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया था, उसके बाद भी आपने मेरी मदद की। मुझे आज अपनी गलती पर सच में बहुत अफसोस है, लेकिन अब मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। बस मेरी आपसे एक प्रार्थना है, मुझे और मेरे पति को आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस आप मेरे पति को अपनी कंपनी में नौकरी पर रख लीजिए। कल से तुम चिराग को कंपनी भेज देना। अब मैं उसे पैसा कमाना सिखाऊंगा और मेहनत का फल किस तरह मिलता है वो भी सिखाऊंगा। अगले दिन से चिराग अपने बड़े भाई राजवीर की कंपनी में जाकर काम करना शुरू कर देता है। राजवीर अपने छोटे भाई को अपनी कंपनी में सबसे छोटा काम देता है ताकि उसे अपने पैरों पर खड़ा होना आ सके। ये बात चिराग को समझने में देर नहीं लगी और वो अपना काम मन लगाकर करता है। देखते ही देखते वो अपनी मेहनत और लगन से अपने भाई की कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर आ जाता है। धीरे धीरे वो अपने हालात भी ठीक कर लेता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी समीक्षा के साथ करवा चौथ का त्योहार अच्छे से मनाता है। 5 बहुओं का एक पति। ब्रिजेश बाजार से खरीदारी करके देर सांझ घर की दहलीज से भीतर दस्तक देता है। शर्मिला, रमीला, करिश्मा, करीना, सोनम, अरे कहाँ हो? देखो बाबूजी अपनी बेटियों के लिए क्या लाए हैं। आवाज सुनकर 5 बहनें एक ही भांति का पहरावा पहने बाहर आती हैं। पिताजी, आपने हमें पुकारा? हाँ मेरी बेटियों, तुम्हारे लिए तोहफे लाया हूँ। खोल कर देखो। 5 बहनें खुश मन से अपने बॉक्स खोल कर देखती हैं कि सभी एक साथ बुरा बेबाक मुंह बना लेती हैं। ये देख ब्रिजेश बोलता है, क्या हुआ, तुम 5 को तोहफा पसंद नहीं आया क्या? बाबूजी, आप जानते हैं ना, ये नारंगी रंग हम बहनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये रंग हम 5 पर एकदम बेहुदा बकवास लगता है। इससे बेहतर तो आप हम बहनों को पैसे दे देते, हम बहनें बतौर खुद खरीदारी कराते। मेरी खरीदारी में खामियां तो निकाल दी, अब जरा बताओ तुम्हें चाहिए क्या? ब्रिजेश के पूछने पर 5 बहनें एक ही शब्द स्वर से बोलती हैं, सिंपल सा सुनहरा सूट। जानता था मैं कि ऐसा ही जवाब होगा तुम 5 का। जब देखो 5 की 5 एक सी पसंद के पीछे समान सुरताल पकड़े रहती हैं। बाबूजी, अब हम बहनों की पसंद एक दूसरे से हुबहू मिलती है, तो हम क्या करें? वैसे भी बाबूजी, ये बैल बूट वाले सूट हम 5 में से किसी को पसंद नहीं। अपनी बेटियों का एक समान स्वर शब्द सुनकर ब्रिजेश बोलता है, अरे देख रही हो अनुराधा, इन 5 बहनों की पसंद परवान चढ़ती जा रही है। अजी, मेरा जिया तो इन 5 की एक भांति की पसंद से पहले ही भरपूर भयातुर है। कहीं कल शर्मीली के रिश्ते वाले के सामने ये बहनें बतौर ब्याह के लिए एक ही पति की पहल न कर बैठे। ये कहानी है ब्रह्मपुरा गांव में रहने वाली अनुराधा और ब्रिजेश की बेटियों की, जिनकी पसंद नापसंद पूरे तौर से एक दूसरे से मेल खाती थी। दोनों दंपत्ति इस बात से बड़े परेशान रहते थे। रात के पहर का पड़ाव पार होने के साथ अगला दिन दस्तक देता है, जहां कुंती अपने बेटे प्रीतम के साथ ब्रिजेश के घर आती है। बैठिए बहन जी, ये मेरी 5 बेटियां रमीला, शर्मिला, करीना, करिश्मा और सोनम। भाई साहब, अगर आपके 5 पांडवी का पुख्ता परिचय हो गया हो तो ये भी बयान कर दीजिए कि ब्याह किस बेटी का करना है। बहन जी, ब्याह तो सबसे पहले शर्मिला का होगा, कि आखिरकार वो 5 में सबसे बड़ी जो है। ये सुनकर ब्रिजेश की बिटिया उस पर बिगड़ते हुए बोलती है, बाबूजी, शर्मिला की शादी की बात भूल जाइए, क्योंकि प्रीतम मुझे पसंद है। आहा, आई बड़ी प्यार अचाने, मुझे प्रीतम से पहली नजर वाला प्यार हो गया। प्रीतम की दुल्हनिया तो करीना ही बनेगी। बिल्कुल नहीं, प्रीतम से ब्याह तो करिश्मा करेगी। तुम चारों सिर्फ शादी के ख्याली लड्डू पकाओ और खाओ, क्योंकि प्रीतम से शादी तो सोनम की होगी। बंद करो ये बकैतियाँ, वरना तुम चारों बहनों के ब्याह और बारात के सपने को जनाजे में बदलकर 2 गज जमीन के नीचे दफन कर दूंगी। फिर घूमती रहना चिरमखी चुड़ैल बनकर। हम चारों ने भी चूड़ियां नहीं पहनी। या तो प्रीतम से हम 5 बहनों का ब्याह होगा या फिर किसी का नहीं। अरे मेरी बेबाक बेटियों, ये सतयुग नहीं जब द्रौपदी ने खुद को 5 पतियों के बीच बंटवारा किया था। वो हम नहीं जानते, प्रीतम ही हम 5 के पति बनेंगे, बस। मुझे मंजूर है, मैं तुम 5 से शादी करूंगा। अरे प्रीतम पगला हो गया है क्या?
आज के दौर में 5 पत्नियां। माँ, आप ही तो कहती है ना कि कभी किसी औरत जात का दिल मत दुखाना। अब ये 5 आपकी बहू बनेंगी। फिर क्या था, अग्नि के साथ फेरों के साथ बेचारा प्रीतम प्यारा बन जाता है। 5 पत्नियों का पति, या फिर यूं कहें कि 5 बीवियों के बलि का बकरा। मेरी प्यारी 5 बहुओं, इस कलश को अपने शुभ कदमों से गिराकर इस घर की आबादी बढ़ाओ। मेरा मतलब ससुराल में समाओ। 5 बहुएं एक साथ कलश को जोरदार पांव लगाती हैं, जिसे देख कुंती बिगड़ते हुए कहती है, वाह क्या सिक्सर मारा है। शुक्रिया सासू माँ। वो क्या है नमा जी, हम 5 बहनों में क्रिकेट और हॉकी खेलने का बड़ा शौक शुमार है। अरे बस करो अपनी पसंद का बखान। 5 बहनें एक ही थाली की चट्टी बट्टी बनी डोलती हैं। इससे पहले कि मेरे गुस्से का गुबार फूटे, अपने कमरे की ओर रुखसत हो जाओ। सास के स्वर सुनकर 5 बहुएं प्रीतम का हाथ पकड़ लेती हैं। अरे कम बख्तो, अब तुम 5 यूं मेरे बेटे पर धावा क्यों बोल रही हो? सासू माँ, ये तो हम बहुओं का अधिकार है। बतौर ब्याह कर प्रीतम हम 5 के पति बने हैं। 5 प्रीतम को कमरे में ले आकर कहती हैं, ये लो पतिदेव, मैंने आपके लिए केसर का दूध बनाया है। अरे ओ चटकचोरनी, तूने भी केसर का दूध बनाया है? मैंने भी अपने पतिदेव के लिए यही बनाया है। अरे आज हमारी ये पसंद मिलना तो 100% लाजमी है। चलो पतिदेव, एक एक करके 5 का गिलास खत्म कर दो। प्रीतम 5 के हठीलेपन के कारण दूध खत्म करके बोलता है, अरे मेरी मंद बुद्धि बीवियों की बला से दूध पीकर मेरा पेट फटने को हो रहा है। तू तो गया प्रीतम प्यारे। बेचारा बीवियों का मारा प्रीतम पूरी रात घर में घूमता है। सुबह, अरे प्रीतम, तू इतनी भोर को भूत की तरह घर में क्यों भटक रहा है? पूछो मत माँ, कल रात 5 पत्नियों ने परेशान कर दिया। बेटा, मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं ये 5 बहुएं हमारे लिए बवासीर न बन जाए। एकाएक सामने से आती 5 बहुओं को देख कुंती बात बदलते हुए कहती है, आओ पधारो मेरी 5 बहुरानियों। आज तुम 5 को चूल्हा पूजन में कुछ मीठा पकाना है, तो शुरू हो जाओ। कुछ देर बाद 5 बहू अपने बनाए खाने के साथ बाहर आती हैं, जिसे देख कुंती हाथ मलते हुए बोलती है, चलो कुछ नहीं तो 5 बहुओं के आने से 5 तरह के मीठे नए पकवान चखने को मिलेंगे। जैसे ही कुंती बहुओं के लाई खाने के बर्तन का ढक्कन हटाती है, वह हैरत अंगेज होकर कहती है, बेड़ा गर्क हो इन बहुओं का, 5 को मीठे में हलवे के सिवा और कुछ नहीं सूझा। इस पर 5 एक दूसरे पर बिगड़ते हुए बोलती हैं, तुम चारों को मेरी नकल करते शर्म नहीं आती? माँ जी, सबसे पहले हलवा मैंने बनाया। इन चारों ने जानबूझकर मुझे डाह की है। तुम चारों चांडाल ने मेरी नकलची की है। अरे मेरी नासपीटी नक्कारा बहुओं, इस हलवे के पीछे हाहाकार मचाने से कुछ नहीं होगा। सारा मसला तुम 5 की पसंद है। अच्छा, सो तो बदलने से रही माँ जी। सास के लाख समझाने के बावजूद 5 की पसंद में कोई बदलाव नहीं। कभी 5 एक ही कपड़े के पीछे सारा बाजार टटोलती, तो कभी एक ही पसंद का खाना पकाती, जिसे देख कुंती कहती है, तुम बहुएं आजकल अन्न की बहुत बर्बादी कर रही हो। कल 5 की 5 ने पाव भाजी बनाकर बड़ी तादाद में बर्बादी की है। देखो, तुम 5 को अपनी पसंद को बदलाव देने की जरूरत है। एक दूसरे की नकल करके तुम 5 का परिचय पिछड़ रहा है। देखिए प्रीतम जी, हम 5 को एक जैसी आदत पड़ चुकी है, जो बदलने से रही। हमें एक जैसा दिखना ही पसंद है ना बहनों? बिल्कुल। ये सुनकर प्रीतम चुप्पी साध लेता है। अगली सुबह उन 5 को एक खत मिलता है, जिसमें लिखा था, मेरे लाख समझाने बुझाने के बावजूद भी तुमने अपनी मनमानी की। तुमसे शादी महज मेरी भूल थी। मैं जा रहा हूँ। जब ये खत तुम 5 तक पहुँचेगा, मैं जा चुका हूँगा। मेरी माँ का ख्याल रखना। इस खबर से 5 बहुओं को बेहद पछतावा होता है। पति को खोने के बाद 5 अपनी पसंद को पूरी तरह बदल देती हैं। अब प्रत्येक बहू अलग खाना बनाती, अलग पहरावा पहनती। इस बीच सप्ताह भर का पड़ाव पार हो जाता है। काश प्रीतम देख पाते कि हम 5 बहुओं की पसंद बदल गई है। तुमने मुझे पुकारा, मैं आ गया। प्रीतम को अपने सामने पाकर 5 स्तब्ध हो जाती हैं। मगर आप तो हमें छोड़कर चली गई थी। वो सब महज एक मिथ्या था। मगर क्यों? ताकि तुम्हें सबक मिले। अगर मैं जाता नहीं तो तुम 5 की पसंद में परिवर्तन नहीं आता। शुक्रिया माँ जी, आपकी बदौलत हम बहू अपनी पहचान से वाकिफ हुई। अब हमारी पसंद एक दूसरे से एक
दम परे है। आखिरकार सास की सूझबूझ से उसकी पांचों बहुओं को बदलकर नया आयाम देती है। जिस प्रकार मनुष्य का परिचय उसका पुख्ता प्रमाण है, उसी प्रकार परिवर्तन जीवन का आधार है। 3 गरीब बहू की गुस्सैल सास। अरे ओ मेरी 3 तितलियों, यहाँ आओ। क्या बात है सासू माँ, आपने हमें बुलाया? क्या है ना, बड़ी देर से तुम तीनों के दर्शन नहीं हुए थे, इसीलिए मेरी बेबाक बेवकूफ बहुओं, ये हाल की क्या हालत बना रखी है तुम तीनों ने। माँ ने तौर तरीके नहीं सिखाए हैं क्या? माफ कर दीजिए माँ जी, अभी सफाई कर देते हैं। फिक्रमंद हो जाइए माँ जी, हम तीनों बहुएं फौरन ही सारा घर साफ सुथरा कर देंगी। इसके बाद रज्जो अपने कमरे का रुख कर लेती है और कोमल कहती है, जब देखो सासू माँ शोले का गुस्सैल गब्बर बन बैठती है। सासू माँ का बेहिसाब बेमतलब गुस्सा देखकर मेरा मन करता है कि मैं लड़ाकू विमान बन जाऊं। वो बेचारी खुद ही अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही हैं। 2 बातें बर्दाश्त करने से हम बहुओं का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मगर इसे बहुत कुछ बन भी सकता है। आखिरकार वो कौन सी वजह है जिसे रज्जो की बहुएं बेतहाशा परेशान हैं? किस बात से बेचारी बहुओं की आंखों में आंसू की बदरी छाया है? आइए एक नजर कहानी के पिछले पड़ाव की ओर प्रतिबिंबित करते हैं। ये कहानी है रावलपुर गांव में रहने वाली रज्जो की। पूरा घर फूलों लड़ियों से सजा धजा सुशोभित था। रज्जो कहती है, आखिरकार मेरे तीनों सपूतों की शादी के साथ मेरा सपना साकार होने जा रहा है। रज्जो के तीनों बेटों की शादी कोमल, अंजलि और भारती से हो जाती है। वह दहलीज पर खड़ी तीनों बहुओं की ओर ताक रही होती है। अरे रज्जो, अब तीनों बहोरियों के निहारत ही रहिए कि या स्वागत सत्कार भी करी है, सास बन गई है तू। एकाएक रज्जू अपना माथा पकड़कर कहती है, कोई जंग जीत कर नहीं आ रही है जो इन तीनों का तिलक करूं। इनके गरीब बाप ने दहेज के दाम में एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है, सिर्फ शादी का पुराना पहरावा पहनकर भेज दिया। अरे रज्जो, कैसन स्वर शब्द का बोलबाला बोलत है। अरे तीनों तो हर बहू है, और तो का तो सालों से सास बने के शौक रही। हाँ, मगर सास बनते ही मेरा शौक सदमे में बदल गया। अरे ओ नास पीटियों, अब बाहर खड़ी खड़ी निहार क्या रही हो, भीतर आओ भिखारिनो, और तुम सब भी अपनी मंडली लेकर चलती बनो। सभी के जाते रज्जो अपनी बहुओं को धमकाते हुए कहती है, कान खोलकर सुन लो, अब इस घर की बागडोर तुम बहुओं के हाथ में है। अगर सुबह तीनों तितलियां समय से नहीं उठी तो तार भगार कर दूंगी। सास का गुस्सैल स्वर शब्द सुनकर तीनों बहुओं की आंखों से नींद गुल थी। सवेरे तीनों समय से पहले कामकाज खत्म कर देती हैं। शुक्र है दीदी, हम तीनों ने कामकाज निपटा दिया, वरना क्या पता सासू माँ के गुस्से का गुबार कब फूट पड़े। हाँ अंजलि। अरे तुम तीनों इतनी सवेरे क्यों जाग गई? कमाल है, सासू माँ के कहने पर हम तीनों बहुएं तड़के सुबह उठी हैं। अरे बौरा गई हो क्या तुम तीनों? अगर मुझे तुम तीनों को उठाना होता तो मैं क्यों जागती? अरे मेरा सर फटा जा रहा है, जल्दी से मेरे लिए चाय बनाओ। इसके पश्चात तीनों बहुएं किचन के कामों में लग जाती हैं कि कोमल कहती है, दीदी ये सासू माँ रह रहकर साइको क्यों बन जाती हैं? बेवजह गुस्सा करती हैं। इसके बाद तीनों उसके लिए चाय लिए बाहर आती हैं। माँ जी चाय लाई हूँ। तो अब क्या मेरे माथे पर रखेगी? जैसे ही रज्जो चाय की पहली घूंट पीती है वो थूकते हुए कहती है, आथो, अरे ओ मेरी चांडाल चुड़ैल बहू, ये कैसी बकबाकी सी चाय बनाई है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। सासू माँ आपको साइको की बीमारी है क्या? बेवजह हम बेचारी बहुओं पर घनघोर गुस्सा क्यों दिखाती हैं? ये सुनकर रज्जो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह कोमल को जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहती है, बदतमीज, ये क्या सलीका है अपनी सास से बातचीत करने का? मेरे आगे ज्यादा जुबान चलाई तो चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी। समय बीतता है। रज्जो बहाने से अपनी तीनों बहुओं को तंग किया करती। अरे ओ मेरी अंधी गुंगी बहरी 3 बहुओं, जरा यहाँ तो आना। माँ जी आपने बुलाया? क्यों कोमल बहू, जुबान तो धारदार कैंची की तरह चलती है,
एक काम भी बिन बर्बादी के नहीं होता तुझसे। जानती है तूने ही मेरी साड़ी की जाट बदली है। उसकी कीमत लाख रुपए थी। इतना कीमती कपड़ा तुम गरीब बहनों के बस में कहाँ। माँ जी, आप हम बहनों की बेबसी का मजाक बना रही हैं। हम बहनें गरीब जरूर हैं, मगर आपकी तरह गुस्सेल नहीं। ये सुनकर रज्जो कोमल के हाथों पर कंटीली छड़ी से ताबड़तोड़ डंडे बरसाती है। माँ जी मेरा हाथ छोड़िए। माँ जी छोड़िए हमारी बहन को। अरे ये कैसा कसाईपन है। शायद आप सास बनने के लायक नहीं। हम बहुए बाप की ज्यादतियां और बर्दाश्त नहीं करेंगी। जा रही हैं हम। भारती और अंजलि कोमल को लेकर जैसे ही दरवाजे पर दस्तक देती हैं, रज्जो की आंखें बेतहाशा बोझिल होने के संग वह जमीन पर चित्त हो जाती है। आए माँ, आए। आँख खोलिए माँ जी, क्या हुआ आपको। दीदी, माँ जी को लेकर अस्पताल जाना होगा। तीनों बहुएं उसे हॉस्पिटल लेकर आती हैं, जहां डॉक्टर जांच पड़ताल करके कहता है, डॉक्टर साहब हमारी सासू माँ ठीक तो है। अब मैं आप दोनों से जो कहने वाला हूँ उसे बड़े गौर से सुनिएगा। आपकी सासू माँ का बाइपोलर है। बाइपोलर, ये क्या बला है। बाइपोलर एक बड़ी बीमारी है जिसमें इंसान गंभीर घनघोर गुस्से का शिकार रहता है। इस बीमारी की शुरुआत तनाव से होती है। डॉक्टर साहब, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है क्या। है, मगर आपकी सासू माँ की समस्या काफी गंभीर है। अगर आप तीनों बहू उनका बचाव करना चाहती हैं तो उनकी मानसिक स्थिति पर काबू पाना होगा। हम तीनों इस काम के लिए तत्पर तैयार हैं। हम बहुएं अपनी सास को बचाने के लिए बुरी बदतर बातें भी हंसकर सहन कर जाएंगी। ठीक है, ये रही दवाइयाँ। तीनों बहुएं अपनी सास को लेकर घर आती हैं और उसका खास ख्याल रखती हैं। अब चाहे सासू माँ को इस बीमारी से बचाव के लिए हम बहुओं को बाई बनकर क्यों न रहना पड़े। सासू माँ पहले से काफी हद तक अब संभल चुकी हैं। अरे ओ मेरी तीनों तितलियों, जरा यहाँ आओ। जी सासू माँ, कहिए, कुछ काम था क्या। सारा बखत तो तीनों की तीनों बहुएं घरेलू कामकाज में अस्त व्यस्त रहती हो। अरे 2 घड़ी अपनी बूढ़ी सास के संग 2 मीठे बोल बतिया लिया करो। हाँ, क्यों नहीं सासू माँ। वैसे सासू माँ, देखिए ना कितनी सुहानी सांझ की बेला है। क्यों ना हम तीनों बहू और सास सैर के लिए चले। नेकी और पूछ पूछ, चलो। तीनों बहुएं रज्जो को कभी घुमाने फिराने ले जाती तो कभी उसके साथ बैठकर बातें करती। रज्जो तनाव से बाहर आने लगी थी कि एक सांझ, अरे बहू, आज मैं भी तुम बहुओं के संग खाना बनाऊंगी। रसोई का रुख किए तो बहुत वक्त बीत गया। चारों मिलकर रज्जो के साथ रसोई घर में आती हैं, मगर खाना बनाने के दौरान रज्जो बेतहाशा बेहोश हो जाती। तीनों उसे अस्पताल लाती हैं। डॉक्टर, सासू माँ ठीक तो हो जाएंगी ना। देखिए, मेरे तो शब्द ही साथ छोड़ रहे हैं। सैकड़ों जांच पड़ताल तीनों कर ली, बहुएं भगवान की मगर मूर्ति उनकी के दशा समझ सामने नहीं आ हाथ रही। जोड़कर खड़ी हो जाती हैं और रोते बिलखते कहती हैं, ये संसार के रचयिता, हमारी सासू माँ की सांस की बागडोर आपकी हथेली में बंद है। भगवान, उन्हें इस रोग के बिछोने से आजाद कर दो। हाँ प्रभु, आज आपको हम बहुओं की पुकार सुननी ही पड़ेगी। एकाएक डॉक्टर आकर बताता है, सुनिए, आप तीनों की सास बेहोशी से बाहर आ चुकी हैं। तीनों भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं और दौड़ते हुए अपनी सास के पास पहुंचती हैं। बधाई हो, आप तीनों बहुओं ने आखिरकार अपनी बीमार सास को मौत के मुंह में जाने से बचा ही लिया। बहू, डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं। माँ जी, आप पिछले कई महीनों से बाइपोलर की बीमारी से ग्रस्त थीं। इस बीमारी के बीच में मरीज आक्रामक रहता है। उनका भावी भविष्य में ठीक होना भी तय नहीं होता, मगर आपकी तीनों बहुओं के विश्वास ने आखिरकार अपनी सास को बचा लिया। तीनों बहुएं एकाएक रज्जो की बीमारी के बीच में उसके बदतर बर्ताव और गुस्सैल स्वभाव का बखान करती हैं। तुम तीनों को अपनी सास की सैकड़ों सताव और ताड़नाएं सहना पड़ा। जरूर मैंने पिछले जन्म गोदान किया होगा, तभी मुझ बुढ़िया को ऐसी बहुएं नसीब हुई है। इस तरह तीनों गरीब बहुओं का खास ख्याल उसकी गुस्सैल सास को बतौर बीमारी के बिस्तर के चंगुल से बचा लेता है। जादुई सोना शहर। जैसे ही बबीता अपनी 5 साल की बेटी कनक के साथ बुलंदशहर स्टैंड पर उतरती है तो कनक कहती है, लगता है माँ ये सोना शहर है। जरा देखो तो, हर एक इंसान सर से लेकर पांव तक सोने में लदा हुआ है।
और यहाँ हमारे पास खाना खाने को एक पैसा तक नहीं। इस शहर की तरह ही इन सभी रईसों का भाग्य बड़ा ही बुलंद है, तभी तो इन सभी के तन सोने से सजे हुए हैं। दोनों माँ बेटी अपनी पोटली पकड़े हुए वहाँ से चलने लगती हैं। चलते हुए दोनों मीलों की दूरी पार करके एक रिहायशी इलाके में दस्तक देती हैं। तभी बबीता जैसे ही डोरबेल बजाती है, गहनों में सजी धजी रईस सनाया दरवाजा खोलती है। कहो, क्या काम है? मेम साहब, काम की तलाश में शहर आई हूँ, कोई काम काज हो तो कहिए। काम तो इतना है कि तुम कर नहीं पाओगी, पहले पूरा घर अच्छे से देख लो, परख लो, उसके बाद बताना। दोनों घर के भीतर घुसकर चारों ओर निगाह दौड़ाने लगते हैं, जहाँ संपूर्ण विलासिता की वस्तुएं शुमार थी। मेम साहब, मैं सारा काम निपटा लूंगी, बदले में पूरे काम का ज्यादा नहीं 5,000 पगार लूंगी। अरे पागल हो गई हो? 5,000 पगार, वो भी पहले महीने में? ना बाबा ना, मैं सिर्फ 1,500 रुपए दूंगी। मेम साहब, आप तो इतनी अमीर हैं, सर से पांव तक सोने से लदी हुई हैं। अब 5,000 की पगार से आपके घर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मुझ गरीब माँ और मेरी बेटी का पेट भर जाएगा। अब तो माँ बेटी का पेट पहाड़ है तो मैं भला क्या करूं? पगार में मैं 1,500 से एक पाई ज्यादा नहीं दूंगी। मेम साहब, इस महंगे शहर में रहने के लिए एक झुग्गी झोपड़ी भी 2,000 से नीचे की नहीं होती। अगर 100 रुपए में भी हम अपना पेट भरेगा तो 5,000 चाहिए। अरे रे, ठीक है, उसका भी बंदोबस्त करवा देती है। ये बगल वाली सुनहरी कोठी मेरी सहेली इनायत की है, उसे काम वाली बाई की जरूरत है। अगर तुम्हारा काम पसंद आ गया तो वो तुम्हें 3,000 पगार देगी। मैं भी 2,000 पगार देने की कोशिश करूंगी, विश्वास करके एडवांस दे रही हूँ, लेकिन फर्र मत हो जाना। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब। मिले हुए पैसों से बबीता एक बस्ती की झुग्गी का भाड़ा देकर वहाँ बसेरा बना लेती है। बिटिया, बाहर के ठेले से 10 रुपए की डबल रोटी लिया, एक एक पाई बहुत सोच समझ कर खर्च करना होगा। ठीक है माँ। कनक फटाफट दौड़कर डबल रोटी ले आती है। वो डबल रोटी बबीता कनक को खिला देती है और खुद भरपेट पानी पीकर कहती है, ये भी क्या दोहरी जिंदगी है। ये शहर एक और जहाँ रईसों के लिए स्वर्णिम शहर, वहीं हम जैसे छोटे तबकों के गरीब लोगों के लिए कोयले की खान है। यहाँ जब तक हाथ पांव चलाओ खाना खाने को मिलेगा, वरना भूख की आग में जूझना पड़ेगा। अगले सवेरे बबीता अपनी बेटी शनाया के घर का काम खत्म करती है, जिसके बाद वो बगल में उसे इनायत के घर आती है। इनायत की बोली में बड़ा रूखापन था। कौन हो? कहाँ से आई हो? मेम साहब, वो शनाया मैडम ने भेजा है। अरे जरा ठहरो, ये क्या मैले कुचैले कपड़े पहने मुंह उठा के चली आई हो? अरे मेरे घर में नौकर बनने के लायक नहीं हो तुम। सबसे पहले तुम्हें हमारे सांचे में ढलना पड़ेगा। इनायत बबीता को सारा काम समझाती है। अरे रे, जरा मेरे जेवरों से दूर रहो। बबीता कामकाज करके वहाँ से अपने घर चली आती है। ऐसे ही एक सप्ताह बीत जाता है। एक रात दोनों माँ बेटी आपस में बातें करती हैं। माँ, बेशक ये शहर बड़ा अमीर है, मगर इन बड़े लोगों के दिल उतने ही छोटे हैं। ये किसी की मदद नहीं करते, तभी तो अक्सर ये अस्पतालों में पैसे झोंकते हैं। हाँ बेटी, ये अमीर लोग किसी भी गरीब के सगे नहीं हैं। ये तब तक ही तुम्हें दमड़ी देंगे जब तक तुम्हारी चमड़ी चलेगी। माँ, सोचो कितना अच्छा होता ना कि सारा शहर सचमुच में सोने का होता, तो किसी को भी किसी की गुलामी ना करनी पड़ती। बेटा, सपने को सोचने का क्या फायदा जो पूरा ना हो सके। अच्छा, रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ। सोचते सोचते दोनों माँ बेटी नींद के आगोश के पड़ाव को पार करके सोना शहर की स्वप्न नगरी में प्रवेश करती हैं। ये सच है या फिर हमारी आंखों का भ्रम? ये सारा शहर सोने का कैसे हो सकता है? माँ, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि ये जादुई सोना शहर है। यहाँ के पेड़ पौधों से लेकर सड़कें तक भी सोने से सजी हुई हैं। दोनों माँ बेटी की नजर एकाएक ट्रैफिक पर पड़ती है, जहाँ सैकड़ों सोने की गाड़ी कतार में खड़ी हो जाती है। राजू नाम का एक बच्चा भूख से कुम्हलाते हुए एक गाड़ी का दरवाजा पीटता है। अरे मेम साहब दरवाजा खोलो ना, इस भूखे बच्चे को कुछ खाने को दे दो। अंदर बैठी महिला सोने की साड़ी पहने जोर से दरवाजा बाहर की ओर खोलती है कि बेचारा भूखा राजू छटकते हुए दूर जा गिरता है। उसके हाथ पांव में गहरी चोट आ जाती है, जिसके साथ खून का रिसाव शुरू होता है। तुम भूखे भिखमंगे अमीर लोग देखते नहीं कि चले आते हो गरीबी का जाल बिछाने, ताकि हम उसमें फंसकर तुम्हें पैसे दें। न जाने सरकार तुम जैसे भूखे भिखारियों को इस सोना शहर में आने की इजाजत देता ही क्यों है? उस औरत का चेहरा देखकर वो तंग रह जाती है, क्योंकि दरअसल उस रईस औरत का अक्ष बबीता के समान था। अरे ये तो मैं हूँ,
रईस होकर मैं इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हूँ? नहीं नहीं, ये जरूर मेरी हमशक्ल है। बेचारे बेबस गरीब को खाना देने के बजाय उसका खून बहा दिया इस औरत ने। अरे इस सोना शहर होने का क्या फायदा? इसके बाद वो अमीर औरत अपने सोने की गाड़ी में सवार होकर सोना शहर की सड़क रौंदते हुए अपने घर आती है। गरीब बबीता और उसकी बेटी का साया भी उसके साथ चलकर आता है। हे माय प्रिंसेस, देखो मम्मा आ गई। तभी सोने की फ्रॉक का पहनावा पहने सामने से दौड़ती हुई कनक आती है। ओ मम्मा, आप आ गई। एकाएक घर के भीतर से कांच के टूटने की आवाज आती है। ना जाने इस पर इस काम वाली बाई ने क्या बड़ा नुकसान किया होगा। दोनों अमीर माँ बेटी के साथ गरीब माँ बेटी का अक्ष घर के भीतर चला आता है, जहाँ गरीब काम वाली सीता डरी सहमी खड़ी थी। माफ करना मालकिन, गलती से गिर गया। गलती से गिरा है या जानबूझकर, ये तय करना मेरा काम है। इस गोल्डन पैलेस की मालकिन मैं हूँ। बेशकीमती वास तोड़ दिया। इस महीने पगार में तुझे 1 पैसे तक नहीं मिलेंगे। मालकिन ऐसा गजब ना करना। मेरी पगार से ही मैं मजबूर माँ मेरे बच्चों का पेट पालती हूँ। आपका तो घर सोने से सजा है, एक कांच की कीमत इस कदर मत असूलिए। तू चाहे लाख गिड़गिड़ा या फिर मेरे सामने नाक क्यों न रगड़, पगार तो मैं काट कर रहूंगी। अरे सोने के नशे में इस अमीर औरत की भौएं घमंड से भर गई हैं, जिसका शहर से लेकर घर बार तक सोने से जड़ा हुआ एक कांच की कीमत के लिए बेचारी इस गरीब के हक के पैसे मार रही है। ऐसे सोना शहर से बेहतर तो साधारण शहर का अस्तित्व है। हाँ माँ, इस सोना शहर में सांस लेना भी दूभर हो रहा है। इस स्वर्णिम शहर में अमीरों के नाम पर सनकी लोगों का बसेरा है। ये देखने से बेहतर मेरे साथ आंखें मूंद लो कनक। जिस पल जिन दोनों माँ बेटी सोना शहर से आंखें मूंदती हैं, तो वो खुद को अपने उसी झुग्गी में देखकर दंग होकर एक साथ कहती हैं, शुक्र है वो सोना शहर एक सपना था। माँ, क्या आप भी सपने में सोना शहर गई थी? हाँ बिटिया, सोना शहर के नाम पर वहाँ गरीबों पर सरासर अमीरों का शासन देखा। उससे बेहतर ये जीती जागती दुनिया है। सोना शहर का सपना दोनों गरीब माँ बेटी को बड़ा सबक देती है, जिसके बाद भविष्य में वो दोनों फिर कभी ऐसे सपने नहीं संजोती। अब बबीता अपनी मेहनत के बलबूते पर कुछ सालों बाद बस्ती से एक साधारण घर का सफर तय करके अपनी बेटी के साथ सुकून से रहने लगती है।